सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी कोई पहचान ना हो, ना वोट देने का हक हो, ना कानून की सुरक्षा, ना किसी देश से रिश्ता। अब सोचो उस रिश्ते को जो तुम्हें एक देश से जुड़ता है, तुम्हें अधिकार देता है बोलने का, चुनाव करने का और जिम्मेदारी देती है सुधार लाने की। यही है सिटीजनशिप। सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं, बल्कि एक पावरफुल कनेक्शन है तुम और तुम्हारे देश के बीच। ये तुम्हारी आवाज है, तुम्हारा फर्ज है और ये तुम्हारा अभिमान भी है। हेलो एंड वेलकम टू द स्टेट क्राफ्ट सिंप्लीफाइड विद डॉक्टर अजय। आज इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज में लेक्चर 7 में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। क्या होता है ये नागरिकता? ये क्यों जरूरी है? What are the provisions in the Constitution of India and how citizen or citizenship is differ in terms of rights and duties when it comes to foreigners, when it comes to aliens. So without any further delay, let's get started. What is citizenship? Citizenship is the legal status of being a member of a country. एक कानूनी पहचान है जो बताता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान एक देश का वो नागरिक होता है, एक कंट्री का वो मेंबर है, सदस्य होता है और उस व्यक्ति को कुछ अधिकार भी मिलता है, राइट्स कुछ मिलता है, जैसे कि वोट देने के अधिकार, काम करने का अधिकार और कानूनी सुरक्षा पाने का अधिकार। डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में तुम्हें एक वॉइस मिलता है जस्ट बिकॉज यू आर ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री। तुम किसी देश का नागरिक हो, इसलिए तुम्हें एक वॉइस मिलता है। उसके साथ बीइंग ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री तुम्हें कुछ राइट्स मिल जाता है, अधिकार मिलता है। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अधिकार मिलेगा, उसके साथ तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेगा। जैसे कि कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था होता है, लॉ एंड ऑर्डर रहता है। बीइंग ए सिटीजन, एक नागरिक के तहत तुम्हें ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानूनी व्यवस्था है, तुम उसको पालन करना होगा, तुम्हें टैक्स देना होगा और समाज में हर तरह से तुम्हें कुछ ना कुछ योगदान देना होगा, तुम्हें कोई भी कंट्रीब्यूशन समाज को करना होगा। ये जो सिटीजनशिप है, ये करता क्या है? ये बोलता है ये व्यक्ति का पहचान बन जाता है, किसी भी इंडिविजुअल का वो आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी कैसे? तुम भारतीय हो, इंडियन सिटीजन, वो आइडेंटिटी। यू आर एन अमेरिकन, वो आइडेंटिटी के साथ साथ तुम्हें कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों भी मिलता है। एक डिफरेंस होता है सिटीजन्स और एलियंस के बीच। जो देश के नागरिक होते हैं और ये विदेशी एलियन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में फर्क क्या है? बोल रहा है कि सिटीजन्स दे आर फुल मेंबर्स विथ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट। जैसे कि दूसरे आधुनिक राज्य में होता है, भारत में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सिटीजन होता है, दूसरा एलियन होते हैं। ये भी बाकी देशों में ऐसा ही चलता है, दूसरे देशों में। ठीक है, जो सिटीजन बोलते हैं वो बोल रहा है कि वो जो नागरिक है वो पूरी रूप से भारत राज्य के सदस्य होते हैं। दे आर द फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशन और इंडियन स्टेट, और राजनीतिक अधिकार भी मिलता है उनको। क्या मिलता है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी दिया जाता है, क्योंकि वो सिटीजन है, भारत के नागरिक है। उनके पास भारत देश का नागरिकत्व है, सिटीजनशिप है उनके पास। लेकिन एलियंस, जो विदेशी होते हैं, वो दूसरे देश के नागरिक होते हैं। ओके, दे आर फॉरेन नेशनल्स, दूसरे देश के नागरिक होते हैं, लेकिन तुम्हारे देश में रहते हैं कुछ समय के लिए, या कुछ काम के लिए वो आए हैं, या कुछ सालों से रह रहे हैं। उनका कोई भी काम हो सकता है। सो इसलिए बोला जो विदेशी होते हैं, एलियन होते हैं, वो दूसरे देश के नागरिक होते हैं, और इसलिए उन्हें सारे के सारे ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स को मिलता है, एलियंस को ये सारा का सारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता है। उनको सारा
सिविल और पॉलिटिकल राइट से वंचित किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत अधिकार मिलता है। ओके, ये एलियन की बात करें, विदेशी की बात करें, इसको भी हम दोनों दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक फ्रेंडली एलियन, दूसरा एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन, दे आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विथ कोर्डियल रिलेशनशिप। या भारत का कोई फ्रेंडली स्टेट, मित्र देश हो गया, उनके साथ संबंध अच्छा है, वहां का नागरिक को हम फ्रेंडली एलियन बोलते हैं। ओके, कोई भी स्टेट, यूएसए की बात करो वो फ्रेंडली एलियन होंगे, रशिया की बात करो, बहुत सारे ऐसे देश है। लेकिन एनिमी एलियन कौन है? सिटीजन्स ऑफ कंट्रीज एट वॉर विथ इंडिया। ये जो सिटीजन, कोई दूसरे देश के नागरिक जो अभी भारत में रहते हैं, लेकिन भारत और उस देश के बीच में वार, जंग चल रहा है, या फिर उसके साथ भारत देश का संबंध अच्छा नहीं है, यहां पे उनको बोलते हैं क्या? एनिमी एलियन। एनिमी एलियंस को अधिकार कम मिलता है। ये जो आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, तुम्हें बंदी बनाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ये वाला एनिमी एलियंस को नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि कोई एनिमी एलियन, वहां का सिटीजन, नागरिक भारत देश में रह रहा है, तो उसको हम विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी वारंटी उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, उसको हम डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार चल रहा है, कोई भी पाकिस्तान का नागरिक भारत में रहता है, उसको हम शक के गुनाह पर, सिर्फ हमें शक हो रहा है, उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। व्हाट आर द राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन्स? भारत के जो नागरिक है उन्हें कौन सा अधिकार मिला है? दैट आर डिनाइड टू द एलियंस। जो विदेशी है उन्हें नहीं मिलता है, सिर्फ इंडियन सिटीजन, भारत के जो नागरिक है उन्हें मिलता है, और किसी को नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस। पहला क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये वाला अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेगा, एलियंस को नहीं मिलेगा, विदेशी लोगों को, विदेशियों को नहीं मिलेगा, सिर्फ भारतीयों को मिलेगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थल, उसके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई इंडिविजुअल, कोई भी इंसान भारत राज्य में पैदा हुआ है, वो कोई भी स्टेट हो सकता है, बिहार हो सकता है, एमपी हो सकता है, उड़ीसा हो सकता है, वेस्ट बंगाल हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्टेट में उसका पैदाइश हो, उसका जन्म कोई भी राज्य में हो, लेकिन वो भारत का नागरिक है, तो ये जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, उसके आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। और ये वाला आर्टिकल 15 में जो अधिकार मिला है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिला है। कोई एलियन, उसको हम ये कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वहां पे भारत के नागरिक को, इंडियन सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो मेरिट के आधार पे, मेरिट के बेसिस में वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, वो पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, वो सार्वजनिक रोजगार व्यवस्था का एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, यहां में हम बोल सकते हैं ये जो कास्ट हो गया, रिलीजियन हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, इन आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तुम धर्म के आधार पर, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, कुछ भी हो, तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये वाला आर्टिकल 16 दिस इज डिनाइड टू द एलियंस, ये विदेशियों को नहीं मिलेगा। और कौन सा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो सिर्फ नागरिक को मिलेगा, इंडियन सिटीजन को ही मिलेगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फ्रीडम सबको नहीं मिलेगा। मतलब क्या? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेगा, जो भारत के नागरिक नहीं है उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, 6 फ्रीडम्स।
बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो बोलते हैं, अपने विचार उसको तुम व्यक्त कर सकते हो, जो बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा क्या है? सभा करने का अधिकार। तीसरा संगठन बनाने का अधिकार। चौथा घूमने फिरने का अधिकार। फिफ्थ रहने का अधिकार। सिक्स्थ कोई भी पेशा, कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार, चुनने का हक। ये 6 फ्रीडम आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेगा। और कौन सा अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा, इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेगा? आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, जो प्रथा है उसको बचाए रखने का जिम्मेदारी, बचाए रखने का अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास होगा। और एजुकेशनल राइट, राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस, ये जो पॉलिटिकल राइट हो गया, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास ही रहेगा। कोई भी एलियन, कोई भी विदेशी बाहरी लोगों को ये नहीं मिलेगा। तुम प्रेसिडेंट बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, गवर्नर बनो, कोई भी पॉलिटिकल पोजीशंस या गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकते हो। तुम वोट दे सकते हो, चुनाव में कंटेस्ट भी कर सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं कोई भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है? ही और सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पहला एंड यूनिवर्सल क्राइटेरिया, ही और सी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हम तो अधिकार की बात कर रहे थे। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें क्या क्या अधिकार मिलेगा, हमारे पास क्या क्या अधिकार है? वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कोई भी अधिकार, क्या अधिकार है? हम पहले ही बोल चुके हैं। सिटीजन होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ राइट्स मिल जाएगा। सिटीजनशिप एक जिम्मेदारी है, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज को भी कैरी करना पड़ेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज, हम बोलते हैं ना, वो एक ही सिक्के का 2 साइड है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमें बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भारत का जो संविधान है पार्ट 4A में मेंशन किया गया है। मूल रूप से इनिशियली सिर्फ 10 ही फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज के समय में हमारे पास 11 फंडामेंटल राइट्स है। ओके, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, अभी 11 फंडामेंटल राइट्स है और किस में आता है? पार्ट 4A। आर्टिकल क्या है? 51A। इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? इंडियन पॉलिटी, इट्स ए फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम हम बोल सकते हैं। क्यों? एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है, उन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन भी हुआ है, तो ये फेडरल हो गया। फिर भी सिंगल सिटीजनशिप क्यों? भारत सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलता है, ओनली इंडियन सिटीजनशिप। तुम मूल रूप से उड़ीसा से बिलोंग कर सकते हो, बिहार से बिलोंग कर सकते हो, यूपी से बिलोंग कर सकते हो। तुम लोगों को क्या बोला जाता है? उड़ीसा का नागरिक हो, बिहार का नागरिक, यूपी का नागरिक, उसके बाद इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक नहीं। तुम्हें सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप, वो पहचान ही मिलेगा। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन ये सिटीजनशिप को लेकर नहीं दिया है। सिटीजनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ये सारा का सारा पावर भारत में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जो पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, संसद, उसको दिया गया है। वो टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है। ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एनआरसी क्या है? एक रजिस्टर, इट कंटेन्स द नेम ऑफ इंडियन सिटीजन्स। भारत के कौन कौन नागरिक है, हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको दर्शाने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, एक सूची मेंटेन किया जाता है। उसी को हम एनआरसी बोलते हैं। 1951 में पहला एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उस समय में 1951 में जब सेंसस कंडक्ट किया गया था, भारत में जो सिटीजन्स है उनका कंप्लीट एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था। उसको हम बोलते हैं क्या? एनआरसी। लेकिन अभी के समय में ऐसा रजिस्टर सिर्फ आसाम में है, द स्टेट्स ऑफ आसाम,
नागरिकों की यही सूची इसलिए बनाई गई है ताकि उन्हें विदेशी नागरिकों को पहचाना जा सके। ये जो नागरिकता का सूची, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, सिर्फ आसाम में क्यों बनाया गया, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं? आसाम का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। बांग्लादेश से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में प्रवेश करते हैं, उन्हें छानने के लिए फिर उनको डिपोर्ट करना है बांग्लादेश, ताकि आसाम का जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो संतुलन मेंटेन किया जा सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बहुत ही कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल इशू था। इसके तहत हुआ क्या था? इट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये जो 3 देश है, हमारे पड़ोसी देश है, वहां का कोई भी माइनॉरिटी, इन तीनों में इस्लाम मेजोरिटी है, ठीक है? तो माइनॉरिटी कौन होंगे? हिंदू हो गए, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये तो माइनॉरिटी हो गए। सो 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत ये बोल रहा है ये जो माइनॉरिटी होंगे, ये 3 देश का ही सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये माइनॉरिटी को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो अप्लाई करेंगे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है? भारत को लगे, भारत और 2-4 देश के साथ भी उसका सीमा, उसका बॉर्डर शेयर करता है। तो सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों? श्रीलंका क्यों नहीं? नेपाल क्यों नहीं? भूटान क्यों नहीं? और सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी क्यों? मुस्लिम क्यों नहीं? और ये 3 देश क्यों? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, इसलिए ही सिर्फ ये कानून आया था, जस्ट टू डिस्क्रिमिनेट मुस्लिम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है? प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, भारत के संविधान में सिटीजनशिप को लेके क्या प्रोविजंस है? आर्टिकल 5 to 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस की गई है, लेकिन ये कोई एलाबोरेट डिस्कशन नहीं है। तो आर्टिकल 5 क्या बोल रहा है? सिटीजनशिप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने से पहले कौन नागरिक हो सकता है? ये बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, उसका जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो इंडिया में ही, या फिर उसके जो माता पिता है, उसके जो पेरेंट्स है वो भी भारत में हो, कोई एक भारत में पैदा हुए हो, या भारत का जो संविधान है वो संविधान लागू होने से तुरंत पहले से 5 साल तक लगातार वो भारत में रहे हो, तो उसे भारतीय माना जाएगा, तो उसे भारत का सिटीजन माना जाएगा। ओके, 2-3 कंडीशन आर्टिकल 5 बोल रहा है। पहला क्या होगा? तुम्हारा पैदाइश, तुम पैदा हुए हो भारत में, तुम्हारे फादर और मदर दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुए हो, या फिर तो भारत का जब संविधान लागू हुआ उससे ठीक 5 साल तक, 5 साल पहले, 5 साल तक लगातार तुम भारत में हो, तो उसे भारतीय कहा जाएगा। आर्टिकल 6 क्या बोल रहा है? सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हैव सिटीजन्स राइट। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है वो भारतीय नागरिक बन गया अगर वो खुद, उसके माँ, उसके पिता या दादा दादी, नाना नानी कोई भी अखंड भारत में पैदा हुए हो। पाकिस्तान से कोई भारत आया है, ठीक है, लेकिन उसका पेरेंट्स बोल सकते हैं, फादर मदर, ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं, ओके, उनमें से कोई एक भारत में उनका जन्म हुआ हो तो भी हम सिटीजन उसको मान सकते हैं। और उसमें कुछ कंडीशंस है। क्या? पहला कंडीशन है, इफ ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, वो व्यक्ति उससे पहले भारत आ गया था, पाकिस्तान में था, लेकिन ये जो डेट की बात कर रहे हैं 19 जुलाई 1948, तब तक वो भारत आ चुका है,
तो वो भारत में लगातार रहेगा, तो भारत का सिटीजनशिप उसको मिल जाएगा। ये जो कंडीशन है ये कब फुलफिल होगा? जो एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण कैसे होगा? ये 1948 जुलाई 19, ये तो डेट हो गया, उससे पहले वो वापस आना चाहिए। तो पंजीकरण के लिए अनदर 6 मंथ चाहिए। हो गया आर्टिकल 6। देन आर्टिकल 7, राइट्स फॉर माइग्रेंट्स हु रिटर्न्ड फ्रॉम पाकिस्तान। A person who migrated to Pakistan from India after 1st March 1947 but later returned to India। क्या बोल रहे हैं? मार्च 1947 उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में वो फिर वापस आ गया इंडिया। वो भारत का नागरिक हो सकता है। ही कैन बी कंसिडर्ड, ही कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन। फॉर दैट उसको करना क्या पड़ेगा? 6 मंथ्स लगातार इंडिया में रहना होगा। और क्या होगा? आर्टिकल 8 क्या बोल रहा है? राइट्स फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अब्रॉड। ये बोल रहे हैं सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, उनके पास भी भारत का नागरिकता होता है। दे कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन। खुद हो सकता है, उसके पेरेंट्स, फादर, मदर, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से कोई भी अखंड भारत में पैदा हुआ हो। लेकिन जो व्यक्ति अभी भारत के बाहर रहता है वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये कंडीशन क्या बोल रहा है? वो अभी भारत के बाहर रहता है, आउटसाइड इंडिया, उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स जो होंगे, फादर, मदर, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी वो अखंड भारत में पैदा हुए हो, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप व्हेन एक्वायरिंग फॉरेन citizenship. The persons who voluntarily acquires the citizenship of a foreign country, they cannot be considered as a citizen of India. आर्टिकल 9 क्या बोल रहा है? कोई भी सिटीजन, उसका सिटीजनशिप कैसे लॉस होगा? कैसे कहेंगे कि वो भारत का नागरिक नहीं है? अगर वो इंडिविजुअल कोई बाहरी कंट्री, कोई बाहर का कोई देश का सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, तभी हम बोलेंगे वो भारत का सिटीजन नहीं है। क्योंकि इंडिया में डबल व डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, 2 सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। भारत का सिटीजन होगा तो कोई दूसरे देश का सिटीजन वो नहीं रह सकता। कोई दूसरे देश का सिटीजनशिप उसको मिलेगा, कोई दूसरा देश का सिटीजनशिप वो चाहता है तो वो भारत का सिटीजनशिप उसको छोड़ना पड़ेगा, वो भारत का सिटीजन नहीं रह सकता। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ये क्या बोल रहा है? वो सीधे शब्दों में ये बोल रहा है कि once a person became a citizen of a country, they continue to enjoy all the rights that come with citizenship। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है, कोई व्यक्ति किसी देश का सिटीजन बन जाता है, तो उसे उस सिटीजनशिप के साथ मिलने वाले सभी अधिकार मिलता है। जैसे कि वोट देने का अधिकार, देश में रहने का अधिकार, काम करने का अधिकार, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा until and unless वो खुद अपना सिटीजनशिप ना छोड़े। ठीक है। देन आर्टिकल 11 क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट मस्ट गवर्न द राइट ऑफ सिटीजनशिप थ्रू लॉ। इसका मतलब है कि कौन नागरिक हो सकता है, किसी को नागरिकता मिलेगा या नहीं, नागरिकता का अधिकार क्या है, देश के संसद के पास ही रहता है। ये जो फैसला करने का अधिकार कि कौन नागरिक हो सकता है और नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, किसके पास सिटीजनशिप रहेगा, कौन सिटीजन होगा, उसका राइट्स, उसका ड्यूटीज क्या होगा, ये सब कुछ, ये जो तमाम चीजें पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। ये पावर पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, हाउ सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय बर्थ, जन्म के आधार पर सिटीजनशिप मिलेगा। If a person is born in India, both the parents are Indian or one of the parent is Indian and other one is not an illegal immigrant। पहला कंडीशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति, उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, इंडिया में, या फिर उसका जो पेरेंट्स है दोनों भारतीय हो, या फिर दोनों में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स ना हो, तो
उसको हम सिटीजन बोलेंगे। ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। ये बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे बाय बर्थ। उसके पेरेंट्स के पास इन भारत का नागरिकता हो या ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या हो सकता है? ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parents is citizen of India at the time of his birth। ये बोल रहा है पहला क्या क्राइटेरिया था? 26 जनवरी 1950 के बाद 1 जुलाई 1987 से पहले उसके पेरेंट्स इंडियन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इंसान अगर भारत में पैदा हुआ है, वो इंसान का जन्म भारत में हुआ है, तो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगा। अगर वो 1 जुलाई 1987 के बाद उसका जन्म हुआ है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? उसके जो दोनों पेरेंट्स थे, यहां पे बोल रहे थे उनके पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे बोल रहा है जो दोनों पेरेंट्स है उनमें से किसी एक इंडियन सिटीजनशिप उनके पास होना चाहिए। दूसरा क्या है? बाय डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता। द इंडिविजुअल्स बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंसान भारत देश से, भारत के बाहर उसका जन्म हुआ है, इफ बोथ और आइदर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स भारतीय है, दोनों में से किसी एक, वो भारत का नागरिकता उनके पास होना चाहिए, दोनों में से किसी एक के पास, तो हम बोल सकते हैं जो बच्चा जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ, वो भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट, पंजीकरण के माध्यम से सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये जनरली किसके लिए होता है? जो भारत के ओरिजिन जो लोग होते हैं और उनके स्पाउसेस के लिए, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उन लोगों के लिए। तो इंडियन ओरिजिन पीपल होना चाहिए। अगर उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम में भारत का सिटीजनशिप चाहिए तो एटलीस्ट 7 साल तक वो भारत में रहे हो। दूसरा क्या बोल रहा है? अगर वो भारत में नहीं रहे, कोई दूसरे फॉरेन कंट्री में हो, लेकिन किसी भारतीय को वो शादी किए हो तो, और वो 5 साल तक ओसीआई कार्ड होल्डर हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके पास वो कार्ड 5 साल तक हो, तभी हम बोल सकते हैं उसको भारत का नागरिकता मिल सकता है। ही और सी कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन सिटीजन। लेकिन रजिस्ट्रेशन के माध्यम में जो सिटीजनशिप मिलेगा उससे पहले उनको एक ओथ लेना पड़ेगा, वो प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा उनको। आई एक्स और वाई नाम होगा, डू सोलेमनली अफर्म और स्वेयर। अफर्म और स्वेयर दोनों क्या है? ये बोल रहा है कि संकल्प लेना। आई सोलेमनली स्वेयर और अफर्म, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और दोज हु बिलीव इन गॉड, ओके। अफर्म एथेइस्ट, those who does not believe in the existence of God, okay, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, okay। से बोल रहा है कि जो भारत के संविधान के प्रति जो भी कानून के तहत स्थापित है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और रखूंगी, और मैं भारत के कानून का ईमानदारी से पालन करूंगा या करूंगी, कुछ भी, और भारतीय नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य पूरी तरीके से निभाऊंगा और निभाऊंगी। आप इनको तो जानते होंगे, प्रियंका चोपड़ा जोनास, राइट। इनका जन्म भारत में हुआ था, ठीक है, इंडियन सिटीजन थे, लेकिन ये शादी किससे की है? निक जोनास, राइट। 2018 में, 2018 में वो निक जोनास से शादी कर ली और वो यूएस सिटीजन एक्वायर कर ली। भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, राइट। तो इनको क्या होगा? इनको भारत का जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम में ही यूएस का सिटीजनशिप उनको मिला, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, ये क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट
may if satisfied that the applicant is qualified for naturalization under provisions of the third schedule grant him a certificate. सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा है तो उनका जो क्राइटेरिया होगा वो फुलफिल कर रहा है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के तहत वो भारत का सिटीजन बन सकता है, तो उसको वो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। ओके, यदि वो किसी अन्य देश का नागरिक होता है तो वो एक संकल्प करता है कि वो भारतीय नागरिकता मिलने पर उस देश की नागरिकता छोड़ देगा। इनकी बात करें, इनको जानते हो ना, कौन है? अदनान सामी, राइट, द फेमस सिंगर एंड म्यूजिशियन। उनका जन्म, वो पैदा कहां हुए थे? लंदन में, यूके में, टू ए पाकिस्तानी पेरेंट्स। ओके, वो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के तहत भारत का सिटीजनशिप उनको मिला। ओके, ही वाज ग्रांटेड सिटीजनशिप इन 2016 थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, क्योंकि वो कई सालों से इंडिया में है। एंड बिफोर बीइंग नेचुरलाइज्ड एज एन इंडियन सिटीजन, उनके पास पाकिस्तान और ब्रिटेन दोनों का नागरिकता था, लेकिन वो उसको रिनाउंस कर दिए, उसको छोड़ दिए। ये था ना, ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। तो अगर भारत का सिटीजनशिप किसी को मिलता है, उससे पहले वो कोई भी देश का सिटीजन हो, उसको वो सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा। और ये भी क्राइटेरिया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लगता है कोई क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है, या फिर वो रिसाइडेड भारत में बहुत सालों तक है, उनका सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति, तो भी वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में सिटीजनशिप दे सकते हैं। और क्या हो सकता है? अगर गवर्नमेंट को लगता है वो इंडिविजुअल, वो इंसान, वो साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट्स, इन मामलों में एक डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल है, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन है, तो अभी हम उसको सिटीजनशिप भारत का दे सकते हैं। तभी गवर्नमेंट चाहे तो, भारत का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उनको सिटीजनशिप दे सकता है, नागरिकता दे सकता है। वैसे तो उनको ही मिला, वो क्राइटेरिया फुलफिल वैसे भी कर रहे थे, भारत में 1 डिकेड से ज्यादा समय तक है। ऊपर से उनका कंट्रीब्यूशन, वो सिंगर है, म्यूजिशियन है, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटोरी, ये तो सिंपल है ना। अभी हम इंडिया में रहते हैं, कल को हम क्या किए, ये पगला पाकिस्तान को पीट के हम इस्लामाबाद, बलूचिस्तान ये भारत में ले लिए, भारत का हिस्सा ये बन गया, और कल को हम बलूचिस्तान, इस्लामाबाद एक्वायर कर दिए। तो ये जो बलूचिस्तान हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये तो देश ही नहीं रहेगा, ये इंडिया का टेरिटोरी बन जाएगा। वहां के जो लोग होंगे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा, भारत का नागरिकता मिल जाएगा। इफ एनी टेरिटोरी बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया, वही बोल रहा है, कोई भी टेरिटोरी भारत का हिस्सा बन रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर स्पेसिफिकली द पर्सन हु शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विद द टेरिटोरी। ये बहुत ही सिंपल है। पांडिचेरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, 1962 में पांडिचेरी भारत का पार्ट बना था। हम फ्रेंच को भगा के, वो फ्रेंच कॉलोनी था ना पांडिचेरी, तो फ्रेंच लोग छोड़े, भारत का पार्ट बना, हिस्सा बना पांडिचेरी। तो पांडिचेरी के जो लोग थे वो फ्रेंच सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगा, इंडियन सिटीजनशिप उनको मिला, ठीक है। सिटीजनशिप लॉस कैसे होता है? भारत का सिटीजनशिप कोई छोड़ना चाहता है तो उसका प्रोविजन क्या है? तो उसके लिए द सिटीजनशिप एक्ट 1955 3 तरीका दिया है जैसे कि कोई सिटीजनशिप छोड़ सकता है। वो तीनों क्या था? रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। रेनाउंसिएशन क्या? त्याग देना, त्याग करना। सो इट्स ए वॉलंटरी रेनाउंसिएशन बोल सकते हैं, स्वतःस्फूर्त रूप से। कोई भी भारतीय नागरिक सिटीजनशिप रूल 2009 के अनुसार एक घोषणा देकर अपनी नागरिकता त्याग सकता है। ये पहला बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एनी इंडियन सिटीजन he or she can renounce the citizenship by making a declaration as per citizenship rule 2009। 2009 के जो सिटीजनशिप का कानून है उसके तहत वो घोषणा देकर अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है, अपनी नागरिकता छोड़ सकता है।
लेकिन ए चाइल्ड मे विद इन 1 year आफ्टर अटेनिंग फुल एज कैन अज्यूम सिटीजन। सपोज एक पेरेंट्स है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दिए, टैग दे दिए, लेकिन उनका एक बच्चा हुआ टैगने के बाद। जब वो बच्चा माइनर है, वो माता पिता के साथ रहेगा, लेकिन जब 18 साल हो जाएगा, 18 ईयर्स, 18 साल हो जाएगा, तो वो चाहे तो भारत का नागरिकता वो हासिल कर सकता है। उसको करना क्या होगा, 1 साल के अंदर वो प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए। गवर्नमेंट का जो डेटा है वो देखेंगे तो 16 लाख से ज्यादा लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं आज तक। 2011 से 2023-24 तक 16 लाख से ज्यादा लोग भारत का सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। इनको कौन नहीं जानता होगा, सानिया मिर्जा, द फेमस टेनिस प्लेयर, वो भारत का सिटीजनशिप छोड़े थे। ही वॉज बोर्न इन इंडिया, लेकिन वो भारत का सिटीजनशिप छोड़ के पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। ये शादी किसको किए थे, ही बिकेम ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर मैरिंग पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिक। ओके, तो भारत में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, तो ये भारत का सिटीजनशिप का त्याग दी, भारत का जो सिटीजनशिप था उसको वो छोड़ दी। अभी का कंडीशन मुझे नहीं पता, क्योंकि शोएब मलिक के साथ उनका डिवोर्स भी हो चुका है। ओके, दूसरा एग्जांपल हम ये देखें, ये कौन है, कोई जानता है इनको? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, MF हुसैन। वो इंडिया में पैदा हुए थे, पुणे में। उनका जो कार्य था, कोई पर्टिकुलर ग्रुप उनको अच्छा नहीं लगता था। ओके, वो लीगल केसेस फेस कर रहे थे, थ्रेट फेस कर रहे थे कोई पर्टिकुलर सर्टेन ग्रुप से। तो फाइनली वो 2000s में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, वो इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर लिए, और वो अभी कहाँ है, कतार में। वो अभी कतार का सिटीजन है। तो सिटीजनशिप छोड़ा कैसे जाता है? पहला हो गया रिनाउंसिएशन, त्याग। दूसरा टर्मिनेशन, समाप्ति जिसको बोलते हैं। कैसे टर्मिनेट होगा? यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाता है, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अगर किसी और देश का सिटीजनशिप तुम्हें चाहिए, नागरिकता चाहिए, तो भारत का सिटीजनशिप तुम्हें छोड़ना होगा, त्यागना होगा। लेकिन ये जो प्रावधान है, ये जो टर्मिनेशन वाला, ये वार के टाइम लागू नहीं होगा। जब किसी देश के साथ वार चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच सपोज वार चल रहा है, उस समय कोई इंडियन आके बोलता है मैं इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूं, तभी ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये प्रोविजन। इनको जानते हो ना, द लिकर बैरन विजय माल्या, राइट? आरसीबी फैंस, आरसीबी का ओरिजिनल ओनर भी बोल सकते हैं, उनका ही तो ब्रांड है रॉयल स्टैग, किंगफिशर, सॉरी उनका ही किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर दारू, मतलब बहुत ही पैसा है, अमीर लोग। तो विजय माल्या हु वाज फेसिंग मल्टीपल चार्जेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, भारत में उनके नाम पे बहुत सारा केस चल रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं। तो फाइनली वो 2016 में भारत छोड़ दिए थे, भारत छोड़ के भागे, जो बोलते हैं भगोड़ा। और ये सुनने को मिला कि 2019 में वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, वो ब्रिटिश नागरिक अभी है, ब्रिटेन का सिटीजन। तो उनका जो सिटीजनशिप है, हम बोल रहे हैं वो टर्मिनेट हुआ है, डिप्राइव, किसी को डिप्राइव करना होगा सिटीजनशिप से। इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। A government can deprive a person of citizenship for specific reasons. It's a compulsory one. A citizen of India by naturalization, registration and domicile and residence may be deprived of his citizenship under certain conditions, such as obtaining the citizenship by fraud, showing disloyalty to the Constitution of India, unlawfully communicating with the enemy during a war. अगर कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक भारत का सिटीजनशिप हासिल किया है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, नेचुरलाइजेशन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, डोमिसाइल
के माध्यम हो सकता है, रेसिडेंस के माध्यम हो सकता है, कोई भी नागरिक हो। तो बोल रहे हैं उनको हम कैसे सिटीजनशिप से डिप्राइव करेंगे। ये पहला तरीका बोल रहा है, अगर कोई फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके सिटीजनशिप हासिल की हो, तो नागरिकता और सिटीजनशिप हासिल की हो धोखाधड़ी करके, तभी हम बोलेंगे उसको हम सिटीजनशिप से डिप्राइव कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, ये जो भारत का संविधान है फिर उसके प्रति डिसलॉयलिटी शो करना है। कोई भी वार चल रहा है, जंग के दौरान किसी एनिमी कंट्री के साथ वो कम्युनिकेट करता है, युद्ध के समय दुश्मन से गैर कानूनी रूप से संपर्क बनाया हो, उसके साथ कम्युनिकेट करता हो, तभी हम बोल सकते हैं उसका जो सिटीजनशिप है उसको रद्द किया जा सकता है। सिटीजनशिप का जो इंडियन पासपोर्ट उसके पास होगा वो छीना जा सकता है। ये 3 तरीका था, रेनोन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इट्स ए फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंस अवेलेबल टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर स्पाउसेस। ये क्या बोल रहे हैं, ओसीआई ये बोल रहे हैं ये एक प्रकार का परमानेंट रेसिडेंस है जो भारतीय मूलों के व्यक्तियों और उनके जीवन साथियों को दिया जाता है। इससे उन्हें भारत में बिना किसी सीमा के रहने और काम करने का अधिकार मिलता है। अगर किसी के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होता है, तो ओसीआई कार्ड होल्डर वो होता है, तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो भारत में लंबे समय तक रह सकता है और काम कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लेकिन ओसीआई को डुअल सिटीजनशिप नहीं माना जा सकता। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उसको डुअल सिटीजनशिप नहीं मान सकते। क्यों? वोटिंग राइट्स नहीं होता है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का अधिकार नहीं होता है जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है, ठीक है। तो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। उनको कुछ प्रिविलेज, कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्या? वो मल्टीपल एंट्रीज इनटू इंडिया विदाउट रिक्वायरिंग ए वीसा। अगर भारत आना चाहते हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो उसके लिए वीसा नहीं लगेगा। और भारत में प्रॉपर्टी ओन करने का भी अधिकार होगा। तुम चाहे तो कोई प्रॉपर्टी खुद खरीद सकते हो, तुम्हारे पास वो अधिकार होगा। एंड राइट टू वर्क, काम करने का भी अधिकार होगा इन सर्टन फील्ड्स। हाँ, उसके तहत गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, कोई इस फील्ड में ये काम नहीं कर सकता, ओसीआई कार्ड होल्डर को रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एनआरआई क्या होता है? वो नॉन रेसिडेंट्स इंडियन, वो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं लेकिन वो भारत के बाहर रहते हैं। पर्पस क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस हो सकता है, कोई बिजनेस से होगा, क्या अदर पर्पस होगा, कोई बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, ओके, स्टडी पर्पस हो सकता है, पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन उसका रेसिडेंट इंडिया के बाहर है, इसलिए एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। पीआईओ क्या है? जिसको हम बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ इज ए पर्सन हु वाज एन इंडियन नेशनल और whose ancestors were Indian nationals and now holds citizenship or nationality in another country। ये भारत का नेशनल हो सकता है, इंडियन नेशनल हो सकता है, और उसका जो पेरेंट्स है, उनका जो एंसेस्टर होंगे वो इंडियन हो सकते हैं, लेकिन वो अभी कोई दूसरे देश में रहते हैं, ओके, उनको हम पीआईओ बोलते हैं, और उनके पास फॉरेन पासपोर्ट भी हो। टू कंक्लूड, वी कैन से दैट citizenship is a critical legal status. Citizenship is a critical legal status that defines an individual rights and responsibility। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये जो नागरिकता है एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तुम्हें कुछ राइट्स मिलेगा, कुछ अधिकार मिलेगा, उसके साथ साथ तुम्हें जिम्मेदारियां निभाना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां मिलता है, हम इसलिए बोल रहे थे ना, राइट्स एंड ड्यूटीज दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के का दो पहलू होता है। एंड द इंडियन सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप दैट इंश्योर्स इक्वलिटी एंड नेशनल यूनिटी। इसीलिए तो हमारे पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप,
ये नेशनल यूनिटी को बूस्ट करता है, ये इक्वलिटी को इंश्योर करता है, ये जो ब्रदरहुड को इंश्योर करता है, फ्रेटर्निटी को इंश्योर करता है। यूएसए जैसे हमारा डुअल सिटीजनशिप नहीं है, मैं उड़ीसा से हूं, मैं बिहार से हूं, मेरे पास उड़ीसा का सिटीजनशिप, उसके बाद मैं इंडिया का, भारत का सिटीजन, ऐसा नहीं होगा। या फिर कोई बिहार से है, वो बिहार का सिटीजनशिप उसको पहले मिलेगा, उसके बाद कहा जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, इंडिया का सिटीजन। नो, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप, सिर्फ एक ही पहचान, क्या है वो? इंडियन। बिहारी, उड़िया, बंगाली, मलयालम, ये सब नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, ये बस इंडियन सिटीजन। And the Citizenship Amendment Act of 2019 remains a point of debate in India, particularly in relation to secularism and minority rights. ये हम डिस्कस किए थे ना, इसमें क्या था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देशों से जो माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, राइट? ये सब माइनॉरिटी है। तो वो चाहे और उनको भारत का नागरिकता, भारत का सिटीजनशिप मिल सकता है। और डिबेट क्यों था? ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में क्यों था बोल रहे थे? क्योंकि वो इस्लाम और मुस्लिम को कंसिडर नहीं किया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। एंड फॉर पीडीएफ प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत।